हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। फटाफट से एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ना बच्चा और देखना बड़े ध्यान से। आज हम लोग हैं अपने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना बाबू। हमारा ये सेक्टर चल रहा था, ये सेगमेंट चल रहा था बीसीके का, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का। बच्चे इस बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में हम लोग कर रहे थे अपने चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अब तक के क्लासेस में। आज बारी आती है बाबू हमारे इसी बीसीके के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बातें, है ना। बड़े ध्यान से बच्चे, चैप्टर काफ़ी इजी सा है, काफ़ी आसान सा है, लेंदी तो है लेकिन आसान है बाबू। क्यों? क्योंकि बस यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बातों को एक बार रीड आउट कर जाना है, समझ जाना है आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, ये समझाना क्या चाह रहा है ना। ध्यान से देखना बच्चा, चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चा, इस चैप्टर को पढ़ के आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, ये लर्निंग आउटकम्स में यहाँ लिखा है। लिखा है क्या? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप सक्षम हो जाओगे किसमें किसमें। पहला, हैव एन ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट हिस्ट्री ऑफ सम ऑफ द सिलेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। आपको इंडियन कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज के कॉर्पोरेट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि पुराने समय में ये सारी कंपनियां किस तरह से काम किया करती थी, क्या इनके हिस्ट्री थे। दूसरा कहता है गेन इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट टीम ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। कहता है यहाँ पे आप जानकारी इकट्ठा कर पाओगे कुछ चुनिंदा कंपनियों के बारे में, उसके मैनेजमेंट टीम के बारे में। नो द विजन, मिशन एंड कोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनी के आप विजन को जान पाओगे, आप मिशन को जान पाओगे, और साथ ही साथ उसका काम करने का जो तरीका है, वो वैल्यूज है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो काम करता है बच्चा, ये भी आप वहाँ सीख पाओगे, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो द मार्केट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनी के मार्केट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। गेन वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ फेमस ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कहता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशंस मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, खास जो मतलब जो फेमस ब्रांड्स हैं, जो काफ़ी चर्चित जो ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के बारे में, अलग अलग कंपनियों के ब्रांड्स के बारे में, आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उस कंपनी के सर्विसेज के बारे में आप यहाँ पे जान पाओगे। फिर कहता है एनालाइज कंपनीज इंफॉर्मेशन एज अ बिजनेस एनालिस्ट। और साथ ही साथ बाबू आप कंपनी के इंफॉर्मेशन को एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे आप समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, है ना। आना बच्चा, चैप्टर ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के बारे में इस चैप्टर में जो आपको जानना है। इंडियन कंपनीज की अगर बात करो तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, कोल इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैब, गेल, HDFC, ICICI, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्फोसिस लिमिटेड। और इस इन्फोसिस लिमिटेड के बाद बच्चा ये आप जानोगे यहाँ पे ICICI बैंक के बारे में आप यहाँ पे जान पाओगे, है ना। साथ ही साथ बच्चा आप यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, ITC के बारे में, लार्सन एंड टर्बो के बारे में, NTPC के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक, टाटा सन्स लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। आप इन सारे कंपनियों के बारे में जान पाओगे जो इंडियन कंपनियां हैं, है ना, इस चैप्टर में। और अगर ग्लोबल कंपनियों की बात करते हो तो डच बैंक के बारे में, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, IBM, इंटेल कॉरपोरेशन, HP, एप्पल, वॉलमार्ट, ये सारी कंपनियां जो फॉरेन कंपनियां हैं, इन सारे कंपनियों के बारे में आप इस चैप्टर में सीख रहे होगे, जान रहे होगे, है ना बच्चे। तो आना बड़े ध्यान से बच्चा पार्टी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस थर्ड चैप्टर को इसके इंट्रोडक्शन से, और देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कहता क्या है। बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से बाबू आना और इसके इंट्रोडक्शन को समझना। कहता है अ कंपनी ओवरव्यू इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अक्वायर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड गेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। किसी भी एक कंपनी का ओवरव्यू मतलब उस कंपनी के बारे में जानना, है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है बाबू उस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के, उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानने के, है ना, और साथ ही साथ बाबू वो कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है इसको जानने में। कहता है इट्स बिजनेस, देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ETC।
कहता है ये सारी चीज़ें आप उसके बिजनेस के बारे में जान पाओगे, किसी भी एक कंपनी का ओवरव्यू लेने के बाद आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाओगे, आप उसके सर्विसेज के बारे में जान पाओगे, आप उसके प्रोसेसेस के बारे में जान पाओगे, प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जान पाओगे, कस्टमर्स के बारे में, सप्लायर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें है ना। और इन सारे चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे जब आप किसी भी एक कंपनी के बारे में उसके ओवरव्यू को आप ले रहे होगे। हाउएवर कंपनी ओवरव्यू रिक्वायर्स द एक्सपर्टीज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। कहता है कि अब ऐसा भी मत समझना कि किसी भी कंपनी का ओवरव्यू कोई भी ले सकता है। बच्चा, कंपनी के ओवरव्यू को लेने में भी ज़रूरत पड़ती है जो क्वालिफाइड है, जो सर्टिफाइड है, उस क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। एज इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंपनी हिस्ट्री। कहता है कि ये जो है ये पूरे के पूरे कंपनी के हिस्ट्री की डिटेल्ड एनालिसिस करता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानता है, फिलॉसफी के बारे में जानता है, पोर्टफोलियो के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्लाइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस के बारे में, है ना, फाइनेंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें बाबू, है ना। कहता है आप मतलब कहता है कि डिटेल्ड एनालिसिस जब किसी भी कंपनी के हिस्ट्री का करते हो तो ये जितने भी बातें अभी मैंने आपको बताई, ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने पढ़े बच्चे, उन सारे के सारे चीज़ों के बारे में आप एक कंपनी के जान पाते हो। कहता है इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विथ मेनी क्विक एंड एक्यूरेट टूल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एज एट देयर डिस्पोजल। क्या कहता है? कहता है इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, है ना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिसमें आप लोग को तुरंत और एकदम सही इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इट बिकम्स एसेंशियल फॉर बिजनेस प्रोफेशनल सच एज। कहता है कि ये एक बिजनेस प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि उसको ये जानना कि बजट क्या है ना। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की अगर बात करते हो और आप मान लो एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा कि दूसरी कंपनियों के बजट क्या हैं, उसके फाइनेंशियल एनालिस्ट्स क्या हैं, मैनेजमेंट एनालिस्ट्स क्या हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। टू एनालाइज बिजनेस प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल, मार्केटिंग और मैनेजरियल सोल्यूशन। कहता है कि जिससे आप जान पाते हो उस बिज़नेस के बारे में, आप उस बिज़नेस के फ्यूचर के बारे में, उससे होने वाले मतलब उस बिज़नेस में क्या क्या क्षमता है, उसके पोटेंशियल्स के बारे में आप जान पाते हो। आप मार्केट में किस तरह के बिज़नेस की ज़रूरत है आप ये जान पाते हो। आप फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजरियल सॉल्यूशंस को आप जान पाते हो। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख पाते हो, आप वहाँ से समझ पाते हो, है ना बच्चा। फिर देखो अगर बात बजट एनालिस्ट्स की करते हो तो देखो एक बजट एनालिस्ट क्या क्या सारी चीज़ें करता है किसी भी एक कंपनी के लिए, जिससे उस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आसानी से पॉसिबल हो पाता है। बच्चे यहाँ पे अगर बात तुम बजट एनालिस्ट की करते हो तो कहता है कि बजट एनालिस्ट हेल्प कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस कीप देयर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। बजट एनालिस्ट का क्या काम होता है बाबू? उसका काम होता है कि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, जितने भी फाइनेंस के जो कैटेगरी हैं, वो फाइनेंशियल चीज़ों को ट्रैक पे रखने का काम होता है। किसका? बजट एनालिस्ट का। मतलब बजट एनालिस्ट ये काम करता है कि किसी भी एक कंपनी में कितने फाइनेंस की, कितने पैसों की ज़रूरत है, इस चीज़ को वो सही तरीके से उसको वो जानता है, उस नॉलेज को इकट्ठा करता है, गेन करता है, और ये जान करके बाबू तब जा करके वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करता है ना। कहता है दे प्रिपेयर बजट्स एंड डेवलप फॉरकास्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। कहता है वो लोग बजट प्रिपेयर करते हैं, वो लोग फॉरकास्ट देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि भविष्य में किस तरह के कितने बजट की ज़रूरत होगी। वो इन सारे चीज़ों को, साथ ही साथ पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, और इन सारे चीज़ों को देखने के बाद तब जा कर के कंपनियों की इस्टेब्लिशमेंट जो होती है बाबू वो स्टार्ट होती हैं, है ना। Budget analysts are vital to achieve financial goals, maintain profitability and attain long-term growth. बजट एनालिस्ट जो होता है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि जो उसका फाइनेंशियल गोल है, मतलब जितना उसको प्रॉफिट कमाना है उतना वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अटेन कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें एक बजट एनालिस्ट को ध्यान रखना, जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहता है वाइल दे डू नॉट मेक फाइनल डिसीजंस रिगार्डिंग बजट्स, कहता है कि वो लोग किसी भी तरह का कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं बजट के रिगार्डिंग। देयर एक्सपर्टीज़ इज़ स्ट्रांगली वैल्यूड, कहता है उनका जो एक्सपर्टीज़ है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है बाय मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
कहता है कि उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं मैनेजर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा। सेकंड पॉइंट देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स। कहता है फाइनेंशियल एनालिस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है उसको हम लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कहते हैं, इक्विटी एनालिस्ट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी कहते हैं और रेटिंग एनालिस्ट भी कहते हैं। कहता है दे ऑफर एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल क्लाइंट्स एज अ कोर पार्ट ऑफ द जॉब। क्या कहता है बच्चा? कहता है दे ऑफर एडवाइस। ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ये एडवाइस देते हैं किस पे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जितने जैसे भी फाइनेंशियल क्लाइंट्स हो उन सारे फाइनेंशियल क्लाइंट के बारे में, है ना। ये उनका जॉब का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अ फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्चेस मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन अलॉन्ग विद कंपनी फंडामेंटल्स टू मेक बिजनेस सेक्टर एंड इंडस्ट्री रिकमेंडेशन। क्या कहता है? कहता है कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है जो रिसर्च करता है मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को, है ना बाबू। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा बिजनेस जो है वो मैक्रो कंडीशन और माइक्रो कंडीशन दोनों में ऑपरेट करता है। तो ऐसे केस में ये काम फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट मैक्रो और माइक्रो दोनों कंडीशन को वो एनालाइज करे और तब जाकर के किसी भी एक बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट के वो सही तरीके से उसका अंदाजा लगा सके और वो बिजनेस जो है वो सही तरीके से रन कर सके। कहता है दे ऑल्सो ऑफन रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन सच एज buy or sell company's stock based upon its overall current and predicted strength। कहता है कि वो हमेशा इस बात को रिकमेंड करते हैं, एक ऐसा काम मतलब एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन वो बताते हैं जिसमें कंपनी के स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, जिसमें जो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को के अकॉर्डिंग बाबू काम किया जाता है ना। फिर देखो तीसरा क्या कहता है, मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो मैनेजमेंट एनालिस्ट होता है उसको हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम से भी जानते हैं। दे वर्क विद द हेड्स ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड। कहता है कि वो लोग काम करते हैं किसी भी एक बिजनेस में पूरा का पूरा अपना दिलो दिमाग लगा करके। कहता है कि उनके इस काम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ना। हेड्स ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे बाबू लगातार जो है वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होने लग जाती है। अनलाइक द अदर टाइप्स ऑफ एनालिस्ट लिस्टेड इन दिस सेक्शन, मैनेजमेंट एनालिस्ट आर मोर लाइकली टू वर्क एज फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। कहता है कि बाकी सारे एनालिस्ट जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, ये जो मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं ये बिल्कुल भी उनके तरह नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ये फ्रीलांस कंसल्टेंट्स के तौर पे होते हैं, मतलब कि ये अपना कंसल्टेंसी जो है वो अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं और जिससे क्या होता है कि डिफरेंट कंपनियां या कोई भी एक कंपनी जिसने उस मैनेजर को हायर कर रखा है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है ना बच्चे। फिर देखो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। कहता है बाबू ये चौथा और ये आखिरी एनालिस्ट है, इसको मार्केट रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हो, आपको पता लग रहा होगा कि ये वो एनालिस्ट होता है जो पूरे के पूरे मार्केट का रिसर्च करता है ना। ये मार्केट का रिसर्च इसलिए करता है क्योंकि इसके मार्केट के रिसर्च करने से बेनिफिट ये होता है कि इसका जो एनालिसिस है वो एनालिसिस बाबू कहीं ना कहीं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, उन खतरों को ये पहले से पहचान लेता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करता है और प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। तो ये सारे कुछ ऐसे फ़ायदे इस मार्केट रिसर्च एनालिस्ट से एक कंपनी को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। कहता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट स्टडी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस in order to advise a company about the decisions to be taken to increase its market share and profitability। ये लो कहता है एक मार्केट शेयर रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो स्टडी करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को, किसी भी एक कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, अबाउट द डिसीजंस टू बी टेकन टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है ताकि वो ये निर्णय ले सके, इससे वो ये डिसीजन ले सके कि किस तरह से किसी भी एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। दे स्टडी मार्केट कंडीशंस टू एग्जामिन पोटेंशियल ट्रेंड्स ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कहता है कि वो इस बात का अध्ययन करते हैं मार्केट कंडीशन के, ताकि वो एग्जामिन कर सके, वो पहचान सके पोटेंशियल ट्रेंड को कि क्या वो ट्रेंड है, क्या वो
कौन सा वो बाबू आप कह सकते हो प्रचलन में क्या है ना, और उस चीज़ को पहचान करके उसी तरह के प्रोडक्ट, उसी तरह के गुड्स, उसी तरह के सर्विस को वो प्रोड्यूस कर सके। दे हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्ट कस्टमर्स नीड। कहता है वो कंपनियों को इस बात को बताने में मदद करते हैं कि लोग जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट की आशा कर रहे हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट को चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि एक कंपनी जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, उसमें क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जिससे कस्टमर के नीड्स जो हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरे हो सकें और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रह सके, आपके ब्रांड से लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए वो जुड़ा रह सके। कहता है हु विल बाई देम एंड एट व्हाट प्राइस। कहता है कि जो उन्हें खरीदेंगे और किस प्राइस पे। बोलो बच्चा, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। आना बच्चा, बड़े ध्यान से देखना। कंपनी ओवरव्यू, यहाँ पे क्या कहता है आपका बाबू, अगर आप इस पॉइंट को देखते हो कंपनी ओवरव्यू, तो ये जो पॉइंट है आपका कंपनी ओवरव्यू, यहाँ पे आपको पता चलेगा एक कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। कहता है द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर इज टू sensitize students about the existence of business organization and their importance in the overall economic system of India। कहता है बाबू कि कंपनी ओवरव्यू, यहाँ पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे बेसिक आइडिया आपके इंस्टीट्यूट का ये है बाबू कि वो आप लोगों को ये बताना चाहता है कि किस तरह से हमारे देश में अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं, किस तरह से उसका इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है ना, ताकि हम अलग अलग कंपनियों के बारे में जान सकें, हम अलग अलग कंपनियों के बारे में समझ सकें और हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इन कंपनियों के कारण हमें क्या सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, है ना। कहता है द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर इज रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस दैट ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड इज टू बिग with large expanse of information to be fully covered here। कहता है the information given in this chapter, इस चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है is representative, वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि वो उस कंपनी को बस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन द सेंस दैट ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड, ताकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कवर्ड हो जाएं, इज टू बिग विथ लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फुली कवर्ड हेयर। कहता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे तरीके से कवर कर पाना, उसके सारे इंफॉर्मेशन को कवर कर पाना, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता है और वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना। कहता है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बाय रीडिंग फाइनेंशियल पेपर्स। कहता है कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या होना चाहिए बाबू, नॉलेज होना चाहिए, है ना। किस चीज़ का नॉलेज, डेवलपमेंट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये आपको कैसे मिलेगा, किसी न किसी तरह का बाबू फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी होंगी, प्राप्त होंगी। और विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ कॉर्पोरेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहता है कि इसके साथ साथ आपको किसी न किसी कॉर्पोरेट के वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग कॉर्पोरेट के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सको, है ना बच्चा। देख लो जरा ध्यान से, अ कंपनी ओवरव्यू विल यूजुअली इंक्लूड, एक कंपनी का ओवरव्यू क्या क्या सारी चीज़ें आपको बता रहा होगा, ये देख लो। कंपनी का इंट्रोडक्शन, हु इज़ कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज, है ना, कौन सा कॉर्पोरेट है और वो क्या करता है। फिलॉसफी, विजन एंड मिशन, कंपनी का विजन क्या है, सोच क्या है, उसका मिशन क्या है। कंपनी का हिस्ट्री क्या है। कोर मैनेजमेंट टीम में कौन कौन लोग आते हैं। पोर्टफोलियो बिजनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या क्या, किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह का सर्विस वो प्रोड्यूस करता है। कॉम्पिटिटिव सिनारियो, वो कंपनी जो है वो किस तरह से कंपटीशन में आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कहता है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। मार्केट पोजीशन, मार्केट का पोजीशन क्या है। बिजनेस इन न्यूज़, कंपनी जो भी काम करता है उस काम का मतलब किस तरह से कंपनी जो है वो न्यूज़ में रहता है। ग्रोथ प्लान, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ज्वाइंट वेंचर्स, फ्यूचर इंडीवर्स एंड डायरेक्ट ग्लोबल प्रेजेंस ईटीसी, है ना। मर्जर की बातें, एक्विजिशन की बातें, ज्वाइंट वेंचर की बातें, फ्यूचर इंडीवर की बातें, डायरेक्ट ग्लोबल प्रेजेंस की बातें, ये सारी की सारी चीज़ें बाबू एक कंपनी के बारे में हमें इस चैप्टर में बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से जानना होगा, समझना होगा, है ना बच्चा। कहता है कि we can analyze through above segments and provide with an in-depth understanding of competing companies and the key players in the different area of business।
कहता है कि ऊपर के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सारे सेगमेंट्स को पढ़ के ये पता चलता है कि हम लोग किसी भी एक और या दो से ज़्यादा कंपनियां जो एक दूसरे को compete करती हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, हम लोग उन सारे कंपनियों के बारे में इससे जान रहे होंगे, गहराई में उनकी बातों को जान रहे होंगे। साथ ही साथ बाबू हम लोग इस बिजनेस के एरिया में जो की प्लेयर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो मेन बिजनेसमैन हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, हम लोग उन सारे लोगों के बारे में भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे। कहता है विथ अ डिटेल्ड कंपनी प्रोफाइल वी विल बी एबल टू गेट एन इनसाइट इट्स कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ। कहता है कि डिटेल्ड कंपनी प्रोफाइल, एक कंपनी के डिटेल प्रोफाइल के साथ साथ हम लोग ये भी यहाँ पे समझ रहे होंगे कि गेट एन इनसाइट इट्स कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ, कि किसी भी एक कंपनी का जो कॉम्पिटिटर होता है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। Armed with this information, we will be able to identify and analyze business areas that need to immediate attention by the company's top management। कहता है इन सारे चीज़ों के जानने के बाद कोई भी एक कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस एरिया के बारे में समझ पाएगा, वो ये समझ पाएगा कि उसको उसके बिजनेस में उसके कॉम्पिटिटर के द्वारा क्या क्या सारे चैलेंजेस, क्या क्या सारी चुनौतियां मिलने वाली हैं जिसका उसे ध्यान रखना है, और किस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, ये कहता है ना। कहता है बच्चा यहाँ पे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट दीज डेज। अभी के समय में बाबू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सब ज़रूरी है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ग्रीट्स अस इन द मॉर्निंग। ये सबसे पहला चीज़ होता है जो हमें सबसे सुबह हमें क्या करता है, हमारा नमस्कार, मतलब हमारे सुबह की शुरुआत इससे होती है। One gets awareness about what is happening in all parts of business world and its environment। एक इंसान जो है वो इन्हीं सारे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से पूरे संसार भर में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में जान पाता है। बिजनेस न्यूज़ फोकस प्राइमरली ऑन मार्केट और पॉलिसी न्यूज़। इट इज़ रेलिवेंट टू बिजनेस ओनर्स, इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंशियर्स, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस एनालिस्ट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। कहता है कि बिजनेस न्यूज़ जो होता है वो फोकस करता है मार्केट के पॉलिसी के बारे में, है ना। इट इज़ रिलेवेंट टू बिजनेस ओनर, वो बिजनेस ओनर के बारे में, इकोनॉमिस्ट के बारे में, फाइनेंशियर्स के बारे में, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के बारे में, बिजनेस एनालिस्ट्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, रिसर्चर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में, है ना बच्चा। फिर देखो क्या कहता है, कहता है कि सेवरल इवेंट्स टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस। कहता है कि हमारे इस वातावरण में अलग अलग तरह की घटनाएं जो हैं वो हर रोज़ होती हैं, है ना। कहता है कि दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी एट अ लार्ज एंड गिव राइज टू ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। सच इवेंट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ। कहता है कि हमारे इस वातावरण में हर रोज़ कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं जो हम लोग को प्रभावित करती हैं, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। वो एक ट्रेंड लाती हैं, एक प्रचलन लाती हैं, वो एक उम्मीद लाती हैं, है ना। तो वो सारे जो इवेंट्स हैं जो होते रहते हैं, वो इवेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। पहला कहता है पॉजिटिव एंड निगेटिव बिजनेस इवेंट्स हैपनिंग इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट एंड हाउ दे इम्पैक्ट कंपनीज एंड देयर बिजनेस। कहता है कि पॉजिटिव इवेंट, निगेटिव इवेंट, है ना, जो भी ये डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में होते हैं, जो किसी भी एक कंपनी को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और उनके बिजनेस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये दिखाते हैं। फिर कहता है गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज एंड देयर परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, उसका परफॉर्मेंस एंड अनाउंसमेंट्स ऑफ न्यू पॉलिसी। और साथ ही साथ कोई नए पॉलिसी, अगर कोई नई पॉलिसी आने वाली है तो उस नई पॉलिसी के कुछ अनाउंसमेंट्स। कहता है परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस ऑन द कॉन्टेम्प्ररी मेजर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेजरमेंट यहाँ पे पता चलता है। फिर कहता है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। इंडिकेटर्स और फैक्टर्स एंड देयर मूवमेंट, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पता चलते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में पता चलते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में पता चलते हैं, विद पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कंपनीज एंड देयर बिजनेस। कहता है उनका अच्छा असर, उनका बुरा असर कंपनियों पे और साथ ही साथ बिजनेस पे। स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के बारे में पता चलता है, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, फ्लक्चुएशन के बारे में, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज, है ना। अलग अलग कंपनी के शेयर प्राइसेस में कितने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं या ढेर सारे कंपनियों के शेयर प्राइसेस में कितने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें।
मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग एक्विजिशंस के मर्जर्स की बातें, एक्विजिशंस की बातें, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ बिजनेसेस, सेम पॉइंट हो गया बच्चा, है ना। फिर कहता है ज्वाइंट वेंचर्स, कंसोर्टियम, फ्यूचर इंडीवर्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, कौन सी ऐसी कंपनियां जो आगे चल के मिलने वाली हैं, आगे उनका प्लान क्या है, आगे वो क्या सोच रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। कंपनीज गोइंग ग्लोबल थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कहता है कि वो कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रही हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, ओपनिंग सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनियों का स्टार्ट होना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन मार्केट, विदेशी मार्केटों में, फॉरेन मार्केट में सीधे सीधे तौर पे इन्वेस्टमेंट करना, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स चेंजिंग और शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, कहता है कि डोमेस्टिक मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का चेंज होना, शिफ्ट होना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, न्यू मार्केट्स एमर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब, अलग अलग जगहों पे नए नए मार्केट का एमर्ज होना, एडवर्टीजमेंट्स, टेंडर्स, एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, है ना। कहता क्या है यहाँ पे बातें होती हैं एडवर्टीजमेंट्स की, यहाँ बातें होती है टेंडर्स की, यहाँ बातें होती हैं एक्सप्रेशंस की, है ना, अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट्स की बातें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं, है ना बच्चा। फिर देखो आगे क्या कहता है, कहता है सो मच हैपेंस एवरी मिनट इन द बिजनेस वर्ल्ड दैट अनलेस वी कीप आवर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ दीज चेंजेस वी कैन नॉट एडजस्ट आवर सेल्फ टू देम और मूव विद द टाइम्स स्मूथली एंड ईजिली। कहता है कि हर मिनट हर सेकंड इतना कुछ हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में कि अगर हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग आसानी से उस चेंजेस के बारे में अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे केस में हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली और आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। Thus, it is important for a chartered accountancy student to grasp the business news on a regular basis. इसलिए कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बिजनेस न्यूज़ की बातें रेगुलर बेसिस पे जाननी चाहिए। In the section that follow, vital information about some of the eminent national and multinational companies from different sector and a wide range of industry has been given. क्या कहता है? कहता है कि ये वो जो सेक्शन है जिसमें आपको फॉलो करते हो वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम एमिनेंट नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ नेशनल कंपनियों के बारे में, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन गिवन। और कहता है कि और जो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री है उसकी बातें यहाँ पे दी गई हैं। दिस विल गिव एन इंसाइट अबाउट द कोर मैनेजमेंट टीम, ये आपको जानकारी देगा कि किसी भी एक कंपनी का कोर मैनेजमेंट टीम कौन है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ऑफ द डिस्कस्ड कंपनीज, वो सारे डिस्कस्ड कंपनीज के बारे में, है ना। यहाँ से देखो बाबू, एन ओवरव्यू ऑफ सेलेक्टेड इंडियन कंपनीज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये लो अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की बातें हो रही हैं बाबू, याद रखना अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, शॉर्ट में इसको आपने अडानी ग्रुप्स का नाम सुना होगा। देखो इसका इनकॉर्पोरेशन 1998 में हुआ था, है ना। ओनरशिप जो है वो अडानी ग्रुप के पास है, हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। प्रेजेंट हेड अभी गौतम भाई शांतिलाल अडानी इसके हेड है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करण गौतम भाई अडानी हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दीपक महेश्वरी हैं, है ना। बच्चा पार्टी याद रखना, अभी हम लोग ढेर सारे कंपनियों के ये सारी चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे और आपके एग्जाम में सवाल भी यहीं से पूछे जाएंगे, है ना, कि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, ओनरशिप किसके पास है, हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी हेड कौन है, अभी सीईओ कौन है, अभी फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है। तो ये सारे जानकारी आपसे अलग अलग कंपनियों के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चे आपको इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से समझते रहना पड़ेगा, जानते रहना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। तो आना देखो क्या कहता है, कहता है कंपनी इंट्रोडक्शन, हु इज़ कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज। यहाँ पे बातें होने वाली हैं बच्चे कंपनी के इंट्रोडक्शन की। इस कंपनी के इंट्रोडक्शन में आपको ये पता चलेगा बच्चा कि कॉर्पोरेट कौन है और वो करता क्या है ना। एप्सेज represents a large network of ports with India's largest sedge at Mundra. Apsej port business is integral to its logistic business and is India's largest private port operator with presence across 10 locations. ये लो बच्चा, अगर बात आप कंपनी के इंट्रोडक्शन की करते हो, हु इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज, तो कहता है एप्सेज रिप्रेजेंट्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स विद इंडियाज लार्जेस्ट सेज एट मुंद्रा। क्या कहता है बाबू, यहाँ एप्सेज की बात कर रहा है और कहता है कि ये सबसे बड़ा इंडिया में जो पोर्ट्स
जो नेटवर्क होते हैं, बंदरगाहों की बात होती है, समुद्र के किनारे बाबू जितने भी आपके ये सिप जो लगते हैं ये उनकी बातें होती हैं। और कहता है कि अगर बात आप इनकी करते हो एप्सेज की, तो ये जो इंडिया में जो लार्जेस्ट सेज जो हैं वो मुंद्रा पे हैं। एप्सेज पोर्ट बिजनेस इज इंटीग्रल टू इट्स लॉजिस्टिक बिजनेस। कहता है एप्सेज का जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर विद प्रेजेंस अक्रॉस 10 लोकेशंस। कहता है कि ये इंडिया में प्राइवेट पोर्ट का ये काम करता है, मतलब 10 अलग अलग लोकेशंस में ये प्राइवेट पोर्ट को, मतलब आप कह सकते हो बाबू कि इसका अपना पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, जहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग सी पोर्ट्स, मतलब अलग अलग देशों के जो शिप्स हैं वो आकर के यहाँ पे लगते हैं। ये इनकी बात करता है ना। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, एप्सेज ऑपरेट्स पोर्ट्स इन मुंद्रा, दहेज, हजारा, धर्मा, कुट्टुपल्ली and terminals in Murumungao, Visakhapatnam, Tuna Tekra, Ennore, कंटेनर टर्मिनल एंड विजिझम पोर्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये लो बच्चे, ये सारे कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं और कुछ टर्मिनल्स हैं जिनका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है बच्चा, इंडस्ट्रियल लैंड सेज DTA FTWZ, मुंद्रा इज होम टू इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट सेज। Mundra has accrued advantages of an efficient private seaport, logistical connectivity, economic benefits and allied infrastructure, thereby offering excellent investment opportunities for diversified business। हाँ बच्चे, तो यहाँ पे देखो कहता क्या है, इंडस्ट्रियल लैंड की अगर बात करते हो, बात आप सेज की करते हो, बात आप DTA की करते हो, बात आप FTWZ की करते हो, तो कहता है कि मुंद्रा इज होम टू इंडियाज ओनली, हाँ बच्चे, बात अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड की करते हो, बात अगर आप सेज की करते हो, DTA की करते हो, FTWZ की करते हो, तो कहता है कि मुंद्रा इज होम टू इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट सेज। मुंद्रा हैज एक्रूड एडवांटेज ऑफ एन एफिशिएंट प्राइवेट सी पोर्ट। कहता है कि मुंद्रा जो है उसका एक एडवांटेज है कि वो प्राइवेट सी पोर्ट है, वहाँ पे आसानी से जो शिप्स हैं वो लग सकते हैं। लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी, वहाँ लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी है, मतलब गुड्स को आसानी से वहाँ से लोड अनलोड किया जा सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, देयर बाय ऑफरिंग एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डाइवर्सिफाइड बिजनेस। इसलिए अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उसके लिए एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कोई ऐसा गुड्स जो उस सी पोर्ट से बाहर के देशों से मंगवा करके अगर बेचना चाहे तो आसानी से सेल आउट कर सकता है। अगर बात लॉजिस्टिक्स की करते हो तो देखो कहता है कि सीमलेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन आर प्रोवाइडेड राइट टू एंड फ्रॉम द कस्टमर्स प्रेमाइसेस। ये लोग कहता है अगर लॉजिस्टिक्स की बात करते हो तो बहुत अधिक और ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया गया है बाबू कस्टमर्स प्रेमाइसेस में लॉजिस्टिक्स के लिए। आवर इनलैंड कंटेनर डिपोट हेल्प पोर्ट्स एक्सपैंड देयर hinterland connectivity while our private rakes and strategic alliance help in seamless pan India cargo movement, है ना। कहता है कि आवर इनलैंड कंटेनर की अगर बात करते हो तो वो हेल्प करते हैं पोर्ट्स में एक्सपैंड देयर हिंटरलैंड, ताकि वो अपने एरिया को एक्सपैंड कर सके, कनेक्टिविटी को एक्सपैंड कर सके। जो प्राइवेट रेक्स होते हैं वो स्ट्रेटजिक अलायंस के होते हैं जो हमारे पैन इंडिया के बेसिस पे काम करते हैं, है ना, गुड्स और सर्विस को लोडिंग अनलोडिंग के लिए। बिजनेस इन न्यूज़ की अगर बात करते हो तो एप्सेज रैंक्ड 1706 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2019। एप्सेज रैंक 276 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट 2019। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एप्सेज acquired 97% shares of Marine Infrastructure Developer Private Limited MIDPL is the developer and operator of Kattupalli Port in 2018 from Larsen and Turbo Limited, Marine Infrastructure Developer Private Limited, L&T Shipbuilding Limited and Adani Kattupalli Port Private Limited, है ना बच्चे। फिर कहता है इन मार्च 2019 अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एप्सेज इंडियाज लार्जेस्ट private port operator recorded cargo movement of more than 200 million metric tons MMT. It became the India's first port operator to achieve the milestone and 5th in the world। ये लो बच्चा,
क्या कहता है कि एप्सिज की अगर बात करते हो तो बाबू की वो मतलब कि पूरे देश भर में 5वें स्थान पे 5वें रैंक पे आया है पोर्ट को मतलब कि वो पोर्ट में अलग अलग शिप को ऑपरेट करने में, अलग अलग तरह के लॉजिस्टिक्स को अनलोड और लोड करने में, है ना। साथ ही साथ कहता है कि 200 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को लोड अनलोड करता है, इसलिए उसका रैंकिंग इतना बेहतर हुआ है ना बच्चे। तो इसी तरह से आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में बच्चे कुछ जानकारियां जो हैं वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी, है ना। और उन जानकारियों से आपको फ़ायदा ये मिलेगा बच्चा पार्टी कि वो जानकारियां जो हैं आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो अब देखो अगला है एशियन पेंट्स लिमिटेड। अगर बात आप एशियन पेंट्स की करते हो तो कहता है इनकॉर्पोरेशन ईयर 1942, हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया, प्रेजेंट हेड एमडी एंड सीईओ केबीएस आनंद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयेश मर्चेंट। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का इंट्रोडक्शन, हु इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज, कहता है कि कौन सा ये कॉर्पोरेट है और क्या करता है। तो कहता है एशियन पेंट ऑपरेट्स इन 16 कंट्रीज, 16 देशों में ये ऑपरेट होता है। इट हैज़ 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड विच सर्व कंज्यूमर्स इन ओवर 65 कंट्रीज। कहता है कि इसके 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं पूरे संसार भर में, जो 65 कंट्री के ऊपर से कस्टमर को सर्व करता है। इट मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज़। कहता है कि वो अलग अलग तरह के वाइड रेंज ऑफ पेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, डेकोरेटिव यूज़ के लिए होता है। इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन हैज़ ओवर 200 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। कहता है इसके R&D की अगर बात करते हो तो 200 से ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड साइंटिफिक फॉर टेक्नोलॉजिकल मतलब साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं। इट इज़ इंडियाज़ लीडिंग एंड एशियाज़ 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी। कहता है इंडिया का लीडिंग और एशिया का चौथा लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। टुडे इट इज़ डबल द साइज ऑफ एनी अदर पेंट कंपनी इन इंडिया। कहता है कि अभी इंडिया में जितने भी पेंट कंपनी हैं उन सारे पेंट कंपनियों से डबल साइज का ये है। द नियरेस्ट राइवल फॉर कॉम्पिटिंग फॉर्म ऑफ द एशियन पेंट्स लिमिटेड इज केंसाई नेरोलैक पेंट्स, है ना। कहता है कि इसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो नेरोलैक पेंट्स है, शालीमार पेंट्स है, जेंशन एंड निकोलसन इंडियन लिमिटेड और बर्जर पेंट्स, ये सारे इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। देखो इसके क्या फिलॉसफी है। एशियन पेंट्स एम टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड बाई लेवरेजिंग इट्स एक्सपर्टाइज इन द हायर ग्रोथ एमर्जिंग मार्केट्स। कहता है एशियन पेंट जो है वो टॉप के 5 पेंट कंपनियों में से एशिया में आना चाहता है ना, जिसका काम है बाबू मतलब जो उभरते हुए मार्केट में फैलना चाहता है, जिसका काम होगा अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को, इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। साइमल्टेनियसली द कंपनी इंटेंड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वैल्यू इन द इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस थ्रू अलायंस विथ इस्टेब्लिश्ड ग्लोबल पार्टनर्स। कहता है कि ये लोग जो हैं कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू को इंडस्ट्रियल कोटिंग में मतलब कि पेंटिंग में वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो रहना चाहता है, जिसमें वो किसी भी तरह के एस्टैब्लिश्ड कोई भी ग्लोबल पेंट्स हैं उसके साथ वो अलायंसेस करने को तैयार है ना। और इसी अलायंसेस के बेसिस पे वो अलग अलग तरीके के लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो प्लानिंग कर सकता है और कर रहा है, और साथ ही साथ बाबू अपने हॉरिजन को, अपने एरिया को भी एक्सपैंड करता जा रहा है। कंपनी की अगर हिस्ट्री की बात करते हो तो कहता है इट वॉज सेट अप एज अ पार्टनरशिप फर्म बाय 4 फ्रेंड्स, चंपकलाल एच चौकसी, सूर्यकांत सी डानी, अरविंद आर वकील और चिमन लाल एन चौकसी। द कंपनी हैज़ बीन मार्केट लीडर इन पेंट सिंस 1967। कहता है कि ये कंपनी जो है वो 1967 से ही मार्केट में लीडर बना बैठा है। पोर्टफोलियो बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर इसके पोर्टफोलियो बिजनेस की बात करते हो, इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हो, इसके सर्विसेज की बात करते हो तो कहता है एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज। एशियन पेंट जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को, वाइड रेंज ऑफ पेंट्स को प्रोड्यूस करता है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी होता है। इन डेकोरेटिव पेंट्स एशियन पेंट्स इज प्रेजेंट इन ऑल द 4 सेगमेंट्स। कहता है कि डेकोरेटिव की अगर बात करते हो तो चारों सेगमेंट में प्रेजेंट है, इंटीरियर वॉल में, एक्सटीरियर वॉल में, इनैमल्स में, वुड फिनिश में, इन सब में, है ना। अगर इसके बिजनेस इन न्यूज़ की बात करते हो तो एशियन पेंट्स रैंक्ड 1832 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2019। कहता है कि 1832वां रैंक है इसका
फोर्ब्स के लार्जेस्ट कंपनी के लिस्ट में। एशियन पेंट रैंक 232 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट 2019। कहता है कि वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर के लिस्ट में 232वां रैंक है। और बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। बोलो बच्चे, यहाँ तक की बातें उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आई होंगी, है ना। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ के आओ, समझ के आओ बच्चा। थैंक यू।